जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और ही होगा, वो कलमकार नहीं। सारी व्यवस्थाओं ने हमें निराश किया। ना मंत्री है, ना सांसद है, ना विधायक है। खासतौर पे जो व्यवस्थाएं फेल हो रही हैं, उनके नेता तो चुप है, पर उनके चिंटू हमला कर रहे हैं। एकात्म पराक्रम तो जीवन में सदा रहा है, और दूसरा आपने कहा कि सेतु हम नहीं बना रहे, सेतु तो ईश्वर बना रहा है। कि सियाह रात नहीं नाम लेती ढलने का, सियाह रात नहीं नाम लेती ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। नमस्कार, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत और आज हमारे बीच में वो शख्सियत मौजूद है जो भारत में मंचीय कविता, खासतौर से हिंदी मंचीय कविता की शान रहे हैं और इन दिनों अपने खास जो कामकाज कर रहे हैं, जो खास अंदाज में लोगों की सेवा कर रहे हैं, इसलिए चर्चा में हैं। हमारे साथ में देश के जाने माने कवि डॉक्टर कुमार विश्वास मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है कुमार जी आपका। आपका विशाल भाई। आपकी कविता से ही मुझे लगता है कि शुरू करता हूं। बहुत पहले की है, शायद कुछ शब्द आपको याद भी होंगे, लेकिन फिर बसंत आना है। राजवंश रूठे तो, राज मुकुट टूटे तो, सीतापति राघव से राजमहल छूटे तो, आशा मत हार, पार सागर के एक बार, पत्थर में प्राण फूक, सेतु फिर बनाना है, पतझड़ का मतलब फिर बसंत आना है। जी, तो आप ये फिर सेतु बना रहे हैं एक तरह से। जो लोग कोरोना से पीड़ित हैं, जो व्यवस्था से परेशान हैं, बीच में कैसे पहुंच रहे हैं, इस पर बात होगी। और पहला सवाल मेरा जहन में यही आता है कि न सत्ता, न संगठन, न कार्यकर्ता, अकेले कैसे आप कर रहे हैं सारा? नहीं, एकात्म पराक्रम तो जीवन में सदा रहा है, और दूसरा आपने कहा कि सेतु हम नहीं बना रहे, सेतु तो ईश्वर बना रहा है। हम तो सेतु के कंकर हैं। भगवान अपने काम में अगर कंकर के रूप में भी ले ले तो ये भी सौभाग्य की बात होती है। और चाहे उत्तराखंड की त्रासदी हो, चाहे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हो जो बाद में राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की भेंट चढ़ गया, या दामिनी के लिए आवाज उठाने की बात हो, या कोई भी बात हो, एक कवि की, साहित्यकार की जिम्मेदारी है कि समाज ने जो उसे दिया है, जो मान्यता उसे दी है, जो यश उसे दिया है, जो सामर्थ्य उसे दिया है, उस सामर्थ्य का प्रतिफल वो समाज को लौटाए। चाहे वो सहायता के रूप में लौटाए, चाहे वो आवाज के रूप में लौटाए। क्योंकि कई बार ज्यादा खामोश रह जाने से भी आवाज का खलक हो जाता है। तो हमने जनरली पिछले दिनों ये महसूस किया नागार्जुन के बाद की परंपरा में कि हमारे लेखक, हमारे साहित्यकार वो केवल लिखने में रहे, जबकि उसका केवल लिखने का काम नहीं होना चाहिए। अभी हाल में दिवंगत हुए मेरे पीएचडी के शोध निर्देशक और मेरे गुरु डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की पंक्तियां हैं कि जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और ही होगा, वो कलमकार नहीं है। क्या बात। मेरा और आपका सूर्यकांत जी काम था अपना अपना काम करके इस देश की सरकारों को टैक्स देना। आप पत्रकार के रूप में, कवि के रूप में, मैं बाकी काम सरकार का था। मुझे अस्पताल देना, मुझे ऑक्सीजन देना, मुझे दवाई देना, मेरे परिजनों का ध्यान रखना, मुझे सड़क देना। लेकिन दुर्भाग्य से इस बार हमने देखा कि जब हमने पुकार उठाई तो व्यवस्था मौजूद नहीं थी। इसमें मैं किसी केवल एक व्यवस्था के लिए नहीं कह रहा हूँ। जनरली लोग एक मिसरा उठा के इंटरव्यू का प्रयोग कर लेते हैं कि कुमार विश्वास ने केंद्र को फटकारा, कुमार विश्वास ने राज्य को फटकारा। नहीं, सारी व्यवस्थाओं ने हमें निराश किया। और हमारे लोग, जो भारत के लोग थे, वो यूरेनियम तो मांग नहीं रहे थे, वो राफेल तो मांग नहीं रहे थे, वो पूर्ण स्वराज्य का, राज्य का दर्जा तो मांग नहीं रहे थे। वो तो बेचारे ऑक्सीजन मांग रहे थे कि ऑक्सीजन दे दीजिए, हवा में से निकाल के दे दीजिए। और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का देश, जो विश्व की इतनी बड़ी चुनौती बन चुका है, विश्व की दुनिया की व्यवस्थाओं के लिए, उसके रहनुमा ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे थे। और ये केवल ऐसा नहीं था दिल्ली नहीं दे रही थी, कोई नहीं दे रहा था, गोवा नहीं दे रहा था, उत्तर प्रदेश नहीं दे रहा था, मध्य प्रदेश नहीं दे रहा था, सब जगह संकट था। और ये एक दिन की बात नहीं थी, ये पता चल गया था। तो ऐसे में जो पुकारें उठ रही थी अस्पतालों की, दवाइयों की, ऑक्सीजन की, तो हम सारे मित्रों ने, मेरे ऑफिस के लोगों ने, मेरे प्रशंसकों ने, मेरे जानने वालों ने, परिचितों ने, हमने मिलकर एक समूह बनाया और हम जुट गए। आज से लगभग 25 दिन पहले से सुबह दिन रात जुटे। शुरू में बड़ी समस्याएं हुई, हम कैसे करेंगे जो आप कह रहे हैं, अकेला आदमी कैसे करे। लेकिन फिर हमने अपने परसेप्शन का इस्तेमाल किया। जैसे अगर आपसे मेरा परिचय है और आप हैदराबाद में हैं, तो मैंने सीधा फोन कर दिया, यार विशाल भाई, वो कोई ट्विटर पे कोई लिख रहा है, बेचारे को अस्पताल नहीं मिल रहा है और बहुत परेशान है और पिता को लेके घूम रहा है, जरा आप देख लीजिए। आपने अपने पत्रकार होने की क्षमता का प्रयोग करके किसी अस्पताल मालिक को फोन कर दिया कि भाई कुमार शाह का फोन आ रहा है, जरा देख लीजिए, उसको इलाज मिल गया। ऐसे करके हम कन्वर्जन करने लगे और धीमे धीमे जितना कर सकते थे अकेले, क्योंकि सही बात आपने कहा, और ये हमको एक आईएएस ने बोल भी दिया कि आप ना मंत्री है, ना सांसद है, ना विधायक है, लेकिन फिर भी जनता की सहायता जितनी कर सकते थे उतनी की, और कर रहे हैं, अभी भी गांव में कर रहे हैं।
जी। गांव में खासतौर पे कोरोना जिस रूप में फैल रहा है उसको लेके पूरे देश में चिंता भी है, क्योंकि वहां से सही आंकड़े, सही स्वास्थ्य का हाल है उस रूप में नहीं पहुंच पाता। आपने वहां पर कोरोना कोविड केयर किट है वो तैयार की है, प्लाज्मा ऐप की भी आपने बात कही है। कैसे ये थॉट आया आपके दिमाग में? सब क्योंकि सबके जहन में ये बात तो है कि कुछ करना चाहिए, और आपके पास तो बहुत सशक्त माध्यम था कि आप लेख लिखते, आप कविताएं लिखते, ओजस्वी कविताएं ऐसे लिखते, भावपूर्ण कविताएं लिखते, सरकार को कोसने वाली कविता हो सकती थी। लेकिन ये इनिशिएटिव जिसमें कुमार विश्वास है वो एक तरह से सारथी बन गया, तो ये देखिए, सरकार कहाँ से आइडिया? सरकार की आलोचना का तो काम पत्रकारिता का और कलम का, कविता का है कि सरकार की कमी निकाले। लेकिन ये भी आप विशाल भाई मानेंगे कि चलते युद्ध में सेनापति की रणनीति की समीक्षाएं नहीं की जाती। बहुत सारे युद्ध ऐसे हैं जिनमें सेनापतियों ने खराब रणनीति बनाई, लेकिन वो सिपाहियों के कौशल और साहस के कारण जीत लिए गए। और कई युद्ध ऐसे हैं जहां बहुत अधिक अच्छी रणनीति बनाई गई, लेकिन सिपाहियों का कौशल खराब था, इसलिए युद्ध हारे गए। तो चलते युद्ध में तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इनके खिलाफ कविताएं लिखने लगूं, बोलने लगूं। समय आएगा तो बोलूंगा, और अब भी गुस्सा कई बार छलक जाता है। बाकी लोग मना करते हैं, लेकिन मैं उस पर नियंत्रण भी करता हूं कि नहीं छलकना चाहिए। हाँ, जहां तक प्लाज्मा था तो मुझे लगा कि अस्पताल तो लोग दिला सकते हैं, रेमडेसिविर तो दिला सकते हैं, तो उसी जुलैम तो दिला सकते हैं, लेकिन प्लाज्मा नहीं दिला सकते। तो प्लाज्मा तो वही दे सकता है जो रिकवर हो सकता है। तो मैंने लोगों से अपील की, एक वीडियो जारी किया जो लगभग 20-30 मिलियन लोगों ने देखा। उसके नीचे जो कमेंट्स आए, जो मैसेज बॉक्स में मैसेज आए, उनको हमने स्क्रीनिंग करी, हमारी टीम ने 40 लोगों ने मिलकर। फिर उनको मैंने बात की, 20-20, 30-30 के लॉट में मैंने उनके साथ जूम कॉल की, और मैंने उनको भरोसा दिलाया कि आप किसी की जिंदगी बचा सकते हैं और आप निकलिए घर से बाहर, हम आपकी व्यवस्था कराएंगे। और आज की तिथि में मुझे इस बात का संतोष है कि मेरी जो टीम है, कुमार विश्वास टीम जो है, वो सबसे ज्यादा उसका रेट है, स्ट्राइक रेट, कि अगर कोई प्लाज्मा मांगता है तो ईश्वर हमें सामर्थ्य दे कि हम 100% दिला ही लेते हैं। एक आध जगह में कुछ ऐसा हुआ होगा कि नहीं दिला पाते किसी शहर में, लेकिन ढूंढ ही लेते हैं, लोग भरोसा करते हैं, लोग जाते हैं। तो ये तो प्लाज्मा का हुआ। गांवों का विशाल भाई, 1 तारीख से मुझे लगने लगा था, 1 मई से, कि गांव में हालत खराब है। क्योंकि जो जहां मैं रहता हूँ अपने खेत में, जहां मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ जो लोग मेरे साथ काम करते हैं वो गांव से लौट कर आते हैं, तो वो कहते थे जी हमारे यहाँ तो पैरासीटामोल नहीं है, जो वो कुनैन की गोली लेने गए थे वो तो मिली नहीं। तो मैंने कहा ये तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी, और फिर खबर भी आने लगी थी। तो हमने तभी सबसे पहले हमने ये प्रयोग किया कि हमने गांवों में कोविड केयर सेंटर खुलवाए। अब आप कहेंगे कि हम सरकार नहीं है, कुछ भी नहीं है, खुलवाए कैसे? हमने वहां के प्रधानों के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल करी, और मैंने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि आपके गांव में कोई बीमार ना हो। और आप भी मानेंगे, अगर कोविड में शुरुआती लक्षणों में दवा मिल जाए, मेडिकेशन हो जाए, तो बहुत 90% जो लोग हैं वो माइल्ड में ही रह जाते हैं, वो मॉडरेट में भी नहीं आते, सीवियर तो छोड़ दीजिए। और गांव के व्यक्ति की तो इम्यूनिटी वैसे भी बहुत अच्छी होती है। बट गांव में कई मिस कंसेप्शंस भी हैं। बताना नहीं है, बुखार मान के चुप रहो, अरे किसी को बता मत देना, आइसोलेशन सेंटर में डाल देंगे, घर से अलग ले जाएंगे, लाश भी नहीं मिलेगी, अस्पताल में सड़ जाओगे, इस तरह की बातें थी। तो हमने गांव में ये कहा कि भाई जो जनवासा होता है, जब बारात आके रुकती है, जो सामुदायिक केंद्र है, स्कूल है, हेल्थ सेंटर है, उस पर गांव के 10-10 वॉलंटियर, 20-20 वॉलंटियर इकट्ठे हो जाओ, प्रधान की अगुवाई में, सरपंच की अगुवाई में। वहां गांव से मांग के थोड़ी सी खाद डाल लो, और वहां थोड़ा सा राशन भर लो, नहीं है तो राशन हम दे देंगे। हमने कुछ गांव में राशन भी भिजवाया, गुंजन एक संस्था है उसके माध्यम से हमको सुषमा जी ने राशन भिजवाया, हमने भी बहुत सारा राशन खरीद के डाला, और हमने वहां पर कोविड केयर किट बंटवा दी। और एक सेंटर पर 3-3, 4-4 डॉक्टर्स की व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर ड्यूटी लगा दी। 2000 डॉक्टर्स के एक समूह ने मुझे अप्रोच किया और कहा कि हम अपनी नौकरी के अलावा या नॉन कोविड हमारे जो अस्पताल हैं वहां से हम आपके गांव के मरीज देख सकते हैं। और आपको आश्चर्य होगा विशाल जी, अगर 100 लोग ये कहते हैं कि मुझको बेड चाहिए, मुझको अस्पताल चाहिए, और डॉक्टर उनसे बात करते हैं, तो 75 लोग ऐसे होते हैं जो घर में मेडिकेशन लेके 1 हफ्ते बाद कहते हैं कि मैं ठीक हो गया। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे अनावश्यक दबाव था। तो आज की तिथि में हम 50 के आसपास गांव पहुंच चुके हैं, 100 करने की कोशिश में है। लेकिन चूंकि वही बात है कि अकेले हैं, सामर्थ्य नहीं है। लोग जो भिजवा रहे हैं, कोई ऑक्सीमीटर भिजवा रहा है, कोई पैरासीटामोल भिजवा रहा है। सुरेश बिंदल जी ने 1 लाख पैरासीटामोल भेज दी, किसी ने सैनिटाइजर्स भेज दिए, नरेंद्र जी डायमंड वाले हैं उन्होंने, बाकी कुछ लोगों ने कुछ पैसे भेज दिए वेंडर को। पैसे में हमने ये किया कि हम, मेरा जो ट्रस्ट है कोविड पीरियड में, उसमें से सिर्फ पैसे बाहर जाएंगे, उसके अंदर कोई पैसा नहीं आएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि देश बड़ा अजीब है और राजनीतिक रूप से लोगों को बड़ी तकलीफ है। खासतौर पे जो व्यवस्थाएं फेल हो रही हैं, उनके नेता तो चुप है, पर उनके चिंटू हमला कर रहे हैं कि इनको कैसे मिल रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि उनका नेता नंगा हो रहा है हमारे काम कर। तो हमने ये कहा, जैसे आपने मुझे कहा इस कार्यक्रम के बाद कि कुमार भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? एक गांव में 50 किट लगती है, गांव में गोद लेता हूँ। तो मैं आपसे कहता हूँ भाई, ये किट का फार्मूला है, ये किट बना के मुझे भेज दो 50, मैं आपके नाम से दे दूंगा।
या ये वेंडर है, इसको डायरेक्ट पैसे दे दो, ये मुझे दे देगा। तो इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी 100, 200, 500 जितने अधिक गांव पहुंच सके। आज लखनऊ के पास अंबेडकर नगर में भी हमारे कुछ सेंटर्स खुले हैं, लखनऊ में भी सेंटर खुले हैं, इंदौर के पास अमन अक्षर एक बहुत प्यारा कवि है, उसने सेंटर खोले हैं, एक अभय निर्भीक कवि है, उसने सेंटर खोले हैं, पंकज प्रसून ने सेंटर खोले हैं। ये सब नए लड़के लड़कियां अपने अपने गांव को बचाने के लिए इसी फार्मूले पे काम कर रहे हैं। जी, आपकी आपकी जो कविता है फिर बसंत आना, उससे एक शब्द ले रहा हूँ कि राजवंश और राजमुकुट का डर नहीं रखता क्या? क्योंकि जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, उनसे पूछताछ भी हो रही है। हाँ, नहीं हो जाए तो बहुत अच्छा है। हम तो बहुत, और पहले भी हमारे लिए पूछताछ कोई नया काम नहीं है। पिछले शासन में भी, इस शासन में भी हम लगातार इस पर रहते हैं। और देखिए, मैं विशाल जी कई बार ऐसा सोचता हूँ, मुझसे लोग कहते भी हैं कि आप इतना खरा कैसे बोलते हैं। हम जिनके वंशज हैं, नागार्जुन के, निराला के, है ना, कैलाश गौतम के, जिनके हम वंशज हैं, ये वो लोग थे जिन्होंने इस शर्त पर सच बोला कि शाम के खाने का जुगाड़ नहीं था, अगले दिन की रोटी का पता नहीं था। तो मैं तो सौभाग्यशाली हूं कि माँ हिंदी ने मुझे इतना यश दिया है, इतनी समृद्धि दी है कि अगर मैं कुछ भी ना करूं तो पूरे जीवन बैठ कर खा सकता हूं। तो जब हिंदी ने और हिंदी के लोगों ने, जनता ने मुझे ये सामर्थ्य दे दी है कि तेरी चिंता हम कर लेंगे, तू जरा हमारी चिंता कर ले, तो मुझे कोई शोभा नहीं देता कि मैं किसी सरकार की जो प्रेस ब्रीफिंग है उससे डरकर, या उसके हमलों से डरकर, उसके चिंटुओं से डरकर मैं अपना काम छोड़ूं। तो अभी गांव में काम चल रहा है, और मेरा उनसे यही कहना है, सरकार के और जो पार्टियां हैं उनके नेताओं के चिंटुओं से और नेताओं से भी, हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमें अच्छा काम करने दीजिए। हम आपके प्रति क्रोध को कम कर रहे हैं, उंगली मत करिए, वरना हम आपके प्रति क्रोध करने लगेंगे तो आप सड़क पर नहीं बचेंगे। आपको शर्म नहीं आती है? आप कहते हैं कि मैंने वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है दिल्ली में और यहाँ पर फला। आप जो बकवास करते हैं, आप जब खुद बीमार होते हैं, आपकी घरवाली बीमार होती है, आपके मंत्री बीमार होते हैं, तो गुड़गांव में जाके मेदांता में लेटते हैं। आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं मुख्यमंत्रियों उप मुख्यमंत्रियों के, तो जाते हैं सरदार पटेल में पढ़ने और डीपीएस नोएडा में पढ़ने, और आप हमको ज्ञान देते हैं कि शिक्षा ठीक कर ली है। तो हमको ना बताइए। हमारे गांव में कहावत है, 900 खेल बसंतों खेली, तिन्हें सिखावे चंदो। तो जितनी भी राजनीतिक चंदो हैं, इनसे कहना है कि हमको ना सिखाएं, हम गांव में काम कर रहे हैं, हमें करने दें। कुमार भाई, एक सवाल मेरे जहन में आया और इस सवाल के जरिए दरअसल उसका मर्म आप समझेंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपसे लोग प्लाज्मा डोनेशन की मांग करते हैं, क्या ऐसी मांग भी होती है कि कोई हिंदू मिल जाए उसी का दीजिएगा, कोई मुस्लिम मिल जाए उसी का दीजिएगा, प्लाज्मा है वो कम से कम ऐसा हो? क्या मैंने ऐसी मांग आती है? मैंने एक शेर कहा था कुछ जी। साल पहले, जहर का उतरना है मुश्किल, ये मसीहा के काटे हुए हैं। हम्म। मसीहाई जिन लोगों ने ली है, मसीहाई जिनके पास है, आप तो मुझसे हैदराबाद से बात कर रहे हैं तो आप जी। समझते होंगे। हैदराबाद, लखनऊ, जिनके पास मसीहाई है, उन्होंने इतना गहरा घोल दिया है। मुझे मेरी टीम के एक लड़के ने एक दिन अचानक फोन किया दोपहर को, सर एक प्रॉब्लम आ रही है, वो जो प्लाज्मा आपने मुझे भेजा था वो फाइनल हो गया है, उसमें एक दिक्कत आ रही है। मैंने कहा क्या दिक्कत आ रही है? बोले वो जो लेने वाले हैं वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मुझे हिंदू का ही वो दिलाइए प्लाज्मा। मैंने कहा उनसे कहिए कि वो अपना इलाज खुद करा लें, ईश्वर उन्हें जीवन दे, और नहीं जीवन दे तो ऊपर जाके भगवान को बता देना कि धर्म बचाते हुए लड़के मराऊं, चिंता मत करो, उनसे नहीं मराऊं। तो दोनों तरफ इस तरह के जाहिल हैं, दोनों तरफ इस तरह के मूर्ख हैं। लेकिन इनका क्या कर सकते हैं, ये इनकी संख्या बहुत कम है। आप मानिए कि समुद्र में एक बूंद विष जैसा है, क्योंकि भारत की जो मूल तासीर है, जो मूल इस मिट्टी का करेक्टर है, वो प्रेम का है। यहाँ नफरत का बीज लगा तो देते हैं, उससे लोग फसल काट तो रहते हैं, चुनाव जीत तो जाते हैं एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन मूलतः लोगों के अंदर प्रेम ही है। जी। आप तो सार्वजनिक जीवन आपका एक लंबा रहा है, चाहे मंच पे भी और राजनीति में भी। इस कोरोना के काल में जिन्हें हम जनप्रतिनिधि कहते हैं, हमें जिनको जन सेवक की उपमाएं दी जाती हैं, वो उपमाएं आपको कहीं नजर आई क्या? अगर नहीं तो फिर क्या होना चाहिए? देखिए क्या है ना, वो इसलिए नजर नहीं आएंगे विशाल भाई, और वो बहुत अच्छे लोग हैं, वो नहीं आएंगे नजर सामने। अगर मैं कर सकता हूं तो वो नहीं कर सकते। क्या करना पड़ता है? आपको परसेप्शन दाव पे लगाना पड़ता है। आपको भोपाल फोन करना पड़ता है, आपको जबलपुर फोन करना पड़ता है, आपको दतिया फोन करना पड़ता है, आपको हरदोई के किसी नर्सिंग होम में फोन करके उसके मालिक से कहना पड़ता है कि मैं कुमार विश्वास बोल रहा हूँ, वो एक फौजी है, वो इस समय बीएसएफ में बॉर्डर है, उसकी बहन बीमार हो गई है और कोई इलाज नहीं हो रहा है, प्लीज करा दीजिए। वो कहता है आपका क्या लगता है? मैंने कहा मेरा कुछ नहीं लगता है, मुझे किसी ने भेजा है। कहता अच्छा कुमार जी मैं करता हूँ। ऐसे अनगिनत किस्से हैं। ये काम विधायक कर सकता है, ये काम सांसद कर सकता है, ये काम मंत्री कर सकता है, लेकिन वो क्यों नहीं कर रहा विशाल भाई? वो इसलिए नहीं कर रहा कि ऐसा करने से उसके जीत हार पे फर्क नहीं पड़ेगा। उसको तो हिंदू मुसलमान पे वोट लेनी है, उसको तो कहना इस्लाम खतरे में इसलिए मुझे वोट दो, उसको तो कहना हिंदुत्व खतरे में इसलिए वोट दो, उसको तो कहना मैं हट गया तो तुम्हें ये मार देंगे, दोनों के उसको लड़ाना है। तो उसको पता है, हम जैसे लोग जब जब राजनीतिक जीवन में आते हैं तो हमारी जमानतें जब्त होती हैं। मेरी हुई ना,
मुझे तो इस बात की कोई कोई कहने में गुरेज नहीं है। मैं किताब भी लिख रहा हूँ, द लॉस्ट डिपॉजिट, जमानत जब्त, आजकल इस पे काम कर रहा हूँ, शायद साल भर में आ जाएगी किताब। तो देखिए, उनको पता है कि स्वास्थ्य सेवाएं देने से, लोगों के साथ खड़े होने से उनका मतदाता प्रभावित नहीं होगा। और मैंने देखा है जिनके घर में मौतें हुई हैं ऑक्सीजन ना मिलने से, वो अभी भी अपनी अपनी सरकारों को बचा रहे हैं। मैंने देखा है कि जिन्होंने ट्रॉल के गैंग्स बनाए हैं, उनको पुकार पुकार के कोई नहीं मिला। लेकिन ऐसे समय में ऐसे लोग भी हैं जो बिना पार्टी की कॉल के, बिना किसी उसके काम कर रहे हैं। और मुझे इस बात को कहते हुए बहुत खुशी है, सांसदों से लेके, मंत्रियों से लेके, विधायकों तक ने मुझसे मदद मांगी, और उनमें से अधिकांश लोगों ने गोपनीय तरीके से मांगी। कुछ ने सार्वजनिक भी मांगी, जिनकी आप लोगों ने खबर बना दी कि कुमार विश्वास वाला विधायक ने मदद मांगी, सांसद ने मदद मांगी। और मेरे से जितना हो सका है, जो मेरे परसेप्शन से हो सका है, मेरे प्रशंसक वर्ग से हो सका, मैंने की है। हमारे ऐसे बहुत सारे लोग हैं। दिल्ली में पूर्व विधायक हैं उत्तम नगर के मुकेश शर्मा, आप उनको देखिए, उनसे हरीश खुराना मदद मांग रहे हैं जो भाजपा के हैं, उनसे संघ के असम के प्रचारक मदद मांग रहे हैं, और वो मदद पहुंचा रहे हैं। हमें रेमडेसिविर दिला रहे हैं, ऑक्सीजन दिला रहे हैं, बेड दिला रहे हैं। तो कोरोना काल में ये मनुष्यता भी सामने आई है, जहां कालाबाजारी के किस्से आए हैं, जहां लूटने के किस्से आए हैं, एम्बुलेंस में 15,000, 20,000, 50,000 रुपए ले लिया, जहां शव को जल्दी जलाने की रिश्वत लेने के किस्से आए हैं, वहां ये मनुष्यताओं के किस्से भी सामने आए। जी, आपने कहा कि अभी तो युद्ध चल रहा है, ऐसे में जो सेनापति है उसकी बजाय हम कैसे उसको टारगेट करने की या उनकी गलतियां गिनाने की, हम ऐसी रणनीति क्या अपनाएं, उसके ऊपर हमको फोकस करना चाहिए। लेकिन फिर भी बात रणनीति की है तो ये एक वक्त भी है जब आप जैसे लोग हैं वो मुखर होकर सरकार को या पूरे तंत्र को ये बताएं कि नहीं, यहाँ गलत हो रहा है, आप अपना काम कर रहे हैं, इससे अच्छी तो कोई बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं एक एक दृष्टि आपको उस तरफ है वो देनी चाहिए कि इस सिस्टम की खामी क्या है, सरकार की खामी क्या है। कहीं हम इस पूरा दौर गुजरने के बाद में बोलेंगे इस पूरे फेर के अंदर बहुत देर तो नहीं कर। नहीं, देखिए, उसमें बिल्कुल आप यकीन मान के चलिए, उनकी कोई खामी नहीं है। वो तो बहुत अच्छे लोग हैं। खामी हमारी है कि हम ऐसे लोगों को चुन देते हैं। खामी हमारी है कि हम टाइम पर भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहती है। खामी हमारी है कि हम सीटें बेचते हैं, हम टिकट बेचते हैं। खामी हमारी है कि हम लोगों का बेवकूफ बनाते हैं, और जिसका बेवकूफ बनाते हैं, जब उसकी गली में जाते हैं तो वो पलट के ये नहीं पूछता है कि तू तो वही है जिसने मेरा बेवकूफ बनाया था, तुझे वोट नहीं दूंगा मैं। हम उनका विरोध नहीं करते हैं, इसलिए वो हमारी इस नब्ज को पहचानते हैं। और इस बार उन्होंने हमें जिस तरह मरने के लिए छोड़ा है, विशाल भाई, आप बैठ के मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं यहाँ बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ, वो जो आवाजें हैं रात को, वो पिघले शीशे की तरह उतरी हैं कानों में। उनको लगता है कि मैं बचा लूंगा, उनको लगता है पता नहीं मैं कौन हूं। आप चाहेंगे तो बचा लेंगे, आप चाहेंगे तो बचा लेंगे। पिताजी चले गए हैं, माताजी चली गई हैं, पत्नी है, महिला लड़की फोन कर रही है, परिवार के परिवार 2 आदमी रह गए हैं, एक परिवार के 4 लोग वेंटिलेटर पर, और एक छोटा बेटा 23 साल का बाहर। एक मित्र जो था, एक परिचित, वो उसका बेटा 11वीं का था, वो इतना बड़ा हो गया इस 1 महीने के अंदर कि वो एक पूरे जवान आदमी में तब्दील हो गया। अंकल डॉक्टर से बात की, अंकल डॉक्टर कह रहे हैं रात को 2 बजे ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी उस हॉस्पिटल में, वहां से दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर करवाया। तो आप देखिएगा, इसके बाद ऐसे चिन्ह लोगों के जीवन में छूटने वाले हैं कि मैं अपने पिता को नहीं बचा पाया, मैं माँ को बचा नहीं पाया, मैं पत्नी को नहीं बचा पाया, जबकि मेरे पास सामर्थ्य थी। तो नेता जानते हैं, उनसे सवाल करने का कोई मतलब नहीं है। अगर वो जाके नाम गिनाते समय हिंदू मुसलमान कर सकते हैं, अब भी कर रहे हैं वो अब भी कर रहे हैं। वो पिछली बार भी कर रहे थे, उनके पास जमात थी, उनके पास कुंभ था, उनके पास पंचायत चुनाव नहीं था, उनके पास अपनी रैलियां नहीं थी कि तुम सब रैली करने गए थे, क्योंकि सब गए थे उस हमाम में, सब नंगे थे। इसलिए एक दूसरे के कॉलर पकड़ने में वो बचते हैं, वहां उनकी आपस में रणनीति अच्छी है। और दूसरा, जब वो इस बात को जानते हैं कि अस्पताल की व्यवस्था न करने के बाद भी वोट मिलेगी, लोगों को मरने देने के बाद भी वोट मिलेगी, तो वो क्या पागल है कि अपने घर से निकल के बाहर आएंगे? आप तो पत्रकार हैं, आपको पता होगा कि लुटियंस की आधी कोठियां खाली हो गई। 20 दिन पहले लोगों ने चार्टर से अपने अपने बच्चे कहां कहां भेज दिए, परिजन भेज दिए। यानी कि जिन लोगों को इस देश में, ये तो मैं कभी बाहर सुनता था कि युगांडा में जब विद्रोह होने वाला था तो ईदी अमीन ने अपने लोग भेज दिए थे, ये तो मैं बाहर सुनता था ऐसे गृह युद्धों की बात। अपने लोकतंत्र में तो मुझे कभी नहीं लगा कि ऐसा हो जाएगा कि हमारे नेता अपने परिजनों को बाहर छोड़ के हमें हमें मरने के लिए छोड़ देंगे। पर छोड़ दिया है, डंप कर दिया है। और इसका इलाज यही है कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़े। जिन घरों में माँ बाप शराब पी के सड़क पे लड़ते हैं, उन घरों के बच्चे भी तो एक दूसरे को संभालते हैं। बड़ा वाला बच्चा छोटे वाले को खाना देता है, चुप करता है, यही कर रहे हैं। क्या बात। कुमार भाई, एक सवाल मेरा, कि आप भी खुद कोरोना से, आपके भाई हैं, आपकी भाभी हैं, परिजन हैं, वो पीड़ित रहे हैं, ग्रसित रहे हैं, कुछ दोस्त शुभचिंतकों को आपने खोया भी है जी।
और ये दौर भी हमने देखा है। तो एक कवि के मन में वेदना, तड़प, सब कुछ सबके मन में होती है, लेकिन एक कवि ही एक ऐसा जो शख्स है, उन संवेदनाओं को एक शब्द सेतु दे सकता है, शब्द के जरिए उन संवेदनाओं को संभाल सकता है। कुछ ये हाँ, ये सवाल विशाल भाई मुझसे बहुत सारे आप जैसे साथियों ने, पत्रकार मित्रों ने पूछा कि इस पर आपने कुछ बोला क्या, इस पर जी लिखा क्या। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि पोइट्री जो है वो ओवरफ्लो ऑफ स्पॉन्टेनियस फीलिंग्स का है ना। हद से बिल्कुल। छलक जाती है खुशी, आंसू भी छलक के आते हैं, सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं। तो मुझे लगता है कि चलते युद्ध में जिस तरह एक महारथी के चारों तरफ उसके परिचितों के शव गिरते हैं और उसके पास उनके शोक का समय नहीं होता, केवल वो लड़ता है, मेरी हालत कुछ ऐसी है। रात को 12 बजे 2 बजे सोते समय भी मुझे चिंता होती है कि कल ये 5 प्लाज्मा पहुंच जाएंगे नहीं पहुंच जाएंगे, इसको वेंटिलेटर मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, और सुबह 5:30 बजे 5 बजे पहली कॉल पे भी यही होता है। जी तो आप समझिए कि जो लोग गए, जिन पर मुझे बड़ा बड़ा आलेख लिखना था, जिनके बारे में मुझे मुझे राजन भैया के बारे में लिखना था, राजेंद्र राजन के बारे में लिखना था, मुझे राजन मिश्र के बारे में लिखना था। क्या अद्भुत आदमी, क्या दोनों की ऐसी, मतलब ऐसी ऐसी पूरकता हो नहीं सकती जो राजन साजन जी की थी। और कैसा कैसा दरख्त गिरा। मुझे कुंवर बेचैन जी के ऊपर एक पूरा आलेख लिखना था, लेकिन उसका समय नहीं दे रही है प्रकृति। मैं जब भी कोविड केयर सेंटर खुलता हूँ, मुझे कोई कहता है कि साहब वो वाला कोविड सेंटर खुल गया, वहां इतने लोग आए, इतनी बढ़ गई, तो मैं कहता हूँ हे भगवान ईश्वर इसे जल्दी बंद कराए। तो मुझसे कोई पूछ रहा था ये आप ऐसे क्यों कहते हैं, मैंने कहा मैं चाहता हूँ सारे कोविड केयर सेंटर बंद हो जाए, इनमें लोग आना बंद हो जाए, ये 10-10 दिन 20-20 दिन खाली पड़े रहे, यहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खाली पड़ा रहे हो और यहाँ कोई ना हो, बस मैं ये चाहता हूँ। और ईश्वर चाहेगा तो ये दिन आ जाएगा, हम सब लोग मिलके लड़ेंगे तो मई जाते जाते इसको पटक लेंगे। बिल्कुल, यकीनन इस तरह की भावना सबके जहन में है कि कब खत्म होगा। लेकिन आपने एक सिस्टम के बरक्स एक अपना एक पहल है वो शुरू की। मैं ये नहीं कहूंगा कि एक बरक्स एक सिस्टम तैयार कर लिया है, लेकिन एक पहल आपने शुरू की है। और दिल से बताइए कैसा महसूस होता है जब देश का जाना माना कवि, एक चर्चित व्यक्ति, उसको एक डीएम है वो पूछ लेता है, जैसा कि आपने बताया कि आप कौन हैं, तो आपको महसूस होता है कि राजनीति छोड़ के कहीं गलती तो नहीं की? नहीं नहीं नहीं, नहीं होता कोई ओहदा होता, कोई मंत्री पद होता, सांसद पद होता, तब धौंस से हम कह सकते थे कि आपको ये काम करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं लगता कि राजनीति छोड़ के गलती है, राजनीति छुट्टी भी नहीं है, राजनीति तो है ही, राजनीति का तो सदा अवसर रहता है, सदा आप जा सकते हैं आ सकते हैं। राजनीति युग धर्म है, कभी भी युग की पुकार पे आप खड़े हो सकते हैं। ये तो नहीं लगता, दुख तो नहीं लगता, उस दिन दुख हुआ, गुस्सा नहीं आया। हाँ ये जरूर लगता है कि जिनके पास ताकत है, जो कर सकते हैं, उन्हें रात को नींद कैसे आती। और मैं तो कल ये सोच रहा था, वो तो छोड़ो, उनके बच्चे उनको कुछ नहीं कहते होंगे। मेरी बेटी जो है वो इंस्टाग्राम पे लगातार लगी रहती है, अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट निपटाती है, उसके बीच में फिर लगी रहती है, पापा इसका प्लाज्मा मिल सकता है, पापा इसका एक्शन हो सकता है, पापा मेरे कोई भेजा है, किसी ने कोई अपरिचित का भेज सकता है। इनके बच्चे इनको जगह नहीं पूछते हैं कि पापा आप तो चीफ मिनिस्टर हैं, पापा आप तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, पापा आप तो मंत्री हैं, पापा आप तो ये सचिव हैं, आप तो कर सकते हैं, प्लीज लग जाइए, प्लीज करिए। कैसा कोटर बना लिया इन्होंने अनैतिकता का अपने चारों तरफ। या ये परिजनों की आवाज भी नहीं सुनते हैं, या भगवान न करे इनके घर में कुछ हो जाए तो भी ऐसे निर्लिप्त रहेंगे। तो मुझे तो या हो सकता है हम लोग मिसफिट। मुझे लगता है कि हम जैसे लोग जिन्हें राजनीति ने जैसे कहते हैं ना बुरी तरीके से अस्वीकृत किया है, हम इसमें कोई, हमसे लोग कहते हैं कि कुमार विश्वास ने राजनीति को लात मार दी। साहब बेकार की बकवास है, लात बात मार दी, उसने हमें लात मार दी। उसने कहा कि तुम अपनी औकात में रहो, मेरे को 100 करोड़ रुपए जो देगा मैं उसे सीट बेचूंगा, तुम अपने घर बैठ। तो ठीक है, हमें लगता है, लेकिन हाँ उनके करने से, ऐसा करने से हम अपना काम नहीं छोड़ेंगे। अगर हम 100 लोगों को बचा पाए, 1000 लोगों को बचा पाए, 200 लोगों को बचा पाए, एक आदमी को बचा पाए, तो भी हम अपना काम नहीं छोड़ेंगे। हम गाली देके भागेंगे नहीं, हम केवल लेख नहीं लिखेंगे, हम केवल कविताएं नहीं लिखेंगे, हम काम करते रहेंगे। और इसके लिए ट्रॉल्स की गंदगी सहनी पड़े तो भी, और राजनीतिक निशाने सहने पड़े तो। सरकार अब दावा कर रही है कि दूसरी लहर के आंकड़े भी कम हो रहे हैं, और कुछ हद तक कम भी हो रहे होंगे, लेकिन आप है वो बिल्कुल गांव के अंदर देख रहे हैं। मुझे आपके जरिए समझना है कि वाकई गांव के अंदर टेस्टिंग और ये तमाम चीजें हो पा रही हैं, क्योंकि आप बिल्कुल इस तरह से पश्चिम यूपी और अन्य पूरे देश भर के गांवों को एक तरह से आपने जो बिल्कुल नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही। जिन बड़े चौधरियों के घर पर बोलेरो है, स्कॉर्पियो है, जिनकी गाजियाबाद में, मुरादनगर में, मोदी नगर में, बुलंदशहर में, मेरठ में पकड़ है, जिन्हें अस्पताल का पता है, जिनकी जेब में 10,000 रुपए हैं, जिनका मक्का अच्छा बिका है, जिनका गन्ना अच्छा बिका है, वो तो ले जाके टेस्ट वेस्ट करवा भी रहे हैं। वरना कोई, क्योंकि हम जितने किट दे रहे हैं उनमें से 99% वो लोग हैं जिनकी टेस्टिंग नहीं हुई है, लक्षण है, जी और साफ वही लक्षण है कोरोना वाले।
और उन्हें हम किट बांट देते हैं और उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं। 7 दिन बाद वो कहते हैं, 8 दिन बाद वो कहते हैं कि हाँ जी आराम हो गया, ठीक हो गया। इनका इनका हिसाब किताब कौन रख रहा है? इनका नंबर कहाँ है? आप टेस्टिंग ही नहीं करेंगे, उसका कहते रहिए कम हो रहा है, कम हो रहा है। मैंने कहा ना कि गंगा में लाशें तैर रही तो ऐसी थोड़ी आदमी ने मार के खुद को डाल लिया कि सरकार को बदनाम करना है, ऐसा थोड़ी हो गया। दिल्ली में आपने टेस्टिंग बंद कर दी है आपने। अब आप चाहते ही नहीं है, आप सिर्फ विज्ञापनबाजी, सिर्फ मीडिया मैनेज करना 24 घंटे, सिर्फ छवियां चमकाना, सिर्फ सोशल मीडिया की कैंपेनिंग बनाना, तो ठीक है। लेकिन अब इस पर विशाल भाई बहुत अधिक मतलब गुस्सा मेरा आमंत्रित आप मत करिए। मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ ये विषय सोच के। मैं फिर मैं लग जाता हूँ कि यार ये इनका क्या इलाज है? कोई इलाज नहीं है इनका। लोकतंत्र का इलाज केवल लोकतंत्र है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन पद्धति है जिसका परिमार्जन केवल लोकतंत्र है। ये और मैच्योर होगा, ये और अच्छा होगा, ये और सीखेगा, और धीमे धीमे हम रहे या ना रहे एक दिन वो आएगा जब लोग बागों के लिए जीवन स्तर में स्वास्थ्य है, शिक्षा है, अच्छी बातें हैं, गैर सांप्रदायिक सोच है, राष्ट्रवाद है, ये विषय हमारी जीवन शैली के विषय बन जाएंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। और हम जैसे लोगों का भी एक कंकर का योगदान तो याद रखा ही जाएगा कि यार वो था कवि और वो लिखता पढ़ता था, बोलता था, शोर मचाता था, सड़क पे आता था, पिटता था, गाली खाता था, पर करता रहता था। जी। पर एक सवाल ये जहन में आता है, अब आप इसको ये मत कहिएगा कि मैं राजनीतिक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, लेकिन आपने जो ये काम शुरू किया है, क्या इसका मकसद ये कोरोना काल तक ही है, या आप चाहेंगे कि ये पूरी नेटवर्किंग इस पूरे काल के अंदर बन रही है, इसको और थोड़ा परिमार्जित करके और इसको थोड़ा सा सशक्त करके कम से कम सोशल सेक्टर के अंदर एक बड़ा काम करें? राजनीति में आना नहीं आना ये तो आपने कहा कि एक युग धर्म है। हाँ, ये तो मैंने अभी नहीं सोचा, पर हाँ इस बीच में पिछले 1-1.5 महीने में काम करते हुए ये जरूर सोचा विशाल भाई मैंने कि मैं अपने ट्रस्ट से जगह जगह प्रोग्राम करके लोगों से भीख मांग के चंदे के लिए झोली फैला के किसी एक जगह पर जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मैंने जगह नहीं चुनी है, चाहे मुझे खरीदनी पड़े चाहे मांगनी पड़े सरकारों से दान में, एक सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल तो खोलना चाहता हूँ। पहले तो मैं एक स्कूल खोलना चाहता था कि 5वीं से 12वीं तक का स्कूल खोलूंगा जिसमें बच्चों को बिल्कुल भारतीय उत्तमता के साथ तैयार करूंगा खुद वहां रह के। लेकिन शिक्षा तो फिर भी बाद में आ जाएगी, स्वास्थ्य तो पहले है। तो मैं सोचता हूँ एक 100-200 बेड का अस्पताल तो खोलूंगा अपने जीवन में, जाकि जो जहां लोगों को कुछ मिल सके, लोगों को कुछ सब मिल सके। इतना ये भी सोचा है, आगे सोचा नहीं है। अभी तो कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ। अभी तो केवल यही सोच पाता हूँ कि आज के प्लाज्मा कितने हो गए, आज के कोविड केयर सेंटर कितने खुल गए, और सूचना आ जाती है कि उस गांव में 16 लोग मर गए हैं 5 दिन में, वहां कुछ भी नहीं है साहब, तो अच्छा भैया भेज रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं भैया, और ये वाली दवा नहीं मिल रही है, ये वाली दवा की जगह ये रख लो। यही इन्हीं सब में लगे हुए हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के गांवों को आपने चुना है, इसके पीछे कोई खास वजह? क्योंकि राजनीतिक जो परीक्षक हैं वो तो अलग नजरिए से देखेंगे, आपसे स्पष्टीकरण जरूरी है। नहीं, मैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। मैं गाजियाबाद जिले में मेरा निवास है, बुलंदशहर जिले की मेरी पैदाइश है। इस समय मैं मुरादनगर के पास अपने जो मैंने केवी कुटीर बना रखा है वहां से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और हालांकि चुना तो मैंने अभी सिद्धार्थनगर, अम्बेडकर नगर में 5 कोविड केंद्र चलवाए, लखनऊ में 5-6 चलने वाले हैं। वो इंदौर में मैं जो बता रहा हूँ हमारा गीतकार है वो अपने गाँव के पास चलाने वाला है, पंकज प्रसून अपने गाँव के पास चलाने वाला है। तो मैं तो 5 जगह से चुनाव लड़ने तो जाऊंगा नहीं कि मैं अम्बेडकर नगर भी चला जाऊं, लखनऊ भी चला जाऊं। ये तो लोग चलाते ही रहते हैं। और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि 2017 की जनवरी में मेरे साथ राजनीतिक छल छद्म हुआ था, तब से लेके आज 4 वर्ष हो गए। अब तो थोड़ी कम हो गई है। मीडिया मुझे हर महीने किसी न किसी पार्टी में ज्वाइन करा देती है, कहीं ना कहीं से टिकट दिला देती है, मैं चुनाव भी लड़ लेता हूँ, शपथ भी ले लेता हूँ। तो मैं ऐसे ऊपर उठ गया हूँ। मेरे को अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर जब मौका मिले, क्योंकि आप जिस तरह से काम कर रहे हैं लोगों की उम्मीद भी जाग रही है कुंवर भाई, और आपने खुद ने कहा कि कई बार बड़े ओहदेदार हैं, उनकी जिम्मेदारी है, उनको नींद कैसे आ जाती है, तब आपके जहन में ये बात तो आज नहीं तो कल लोगों के जहन में तो ये बात होगी कि कुमार भाई भाई मान वापस के चलता चुनाव हूँ विशाल लड़के भाई, और राजनीति के अंदर आए, और शायद उसी शिद्दत के साथ मदद करें जिस शिद्दत के साथ आप अभी कर रहे मैं मान के चलता हूँ कि ये सब जो है ये ईश्वरीय विधान है, इसका समय नियत है। आंदोलन का समय भी नियत था, मुझे थोड़ी पता था। आप तो मुझे याद है जब हम और आप भोपाल में मिले थे और मैं ईटीवी के दफ्तर भी आया था हैदराबाद में, हैं। वो समय तो मेरे कवि सम्मेलन के गोल्डन पीरियड था, पीक पर था। 2006 से 2005 से मैं सबसे ज्यादा पैसे लेने वाला नंबर 1 पॉपुलैरिटी का मंच का कवि था। तो मुझे 2010 में और 11 में एक जमी जमाई सत्ता से संघर्ष करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। पर मुझे लगा कि कॉमनवेल्थ के टाइम में घोटाला हो रहा है, कोयले में घोटाला हो रहा है, स्पेक्ट्रम में घोटाला हो रहा है, मुझे बोलना चाहिए। मैं बोला, जिन लोगों ने मेरे कंधे पे रख के बंदूक चलाई उनका स्वार्थ कुछ और था जो मैं पहचान नहीं पाया। हो सकता है आदमी से गलती होती है, कई बार गलतियां हो जाती हैं, हमसे भी हुई। उन्होंने एक छोटी सी नगर पालिका लेके एक बड़े आंदोलन की संभावनाओं की हत्या कर दी। अब लोग बाग भरोसा भी कम करते हैं। अगर मैं कल को कह के चलूं कि आओ जी मैं एक आंदोलन करता हूं, हटा, तो लोग कहेंगे आया पिछली बार तो आया था 2 को लेके, 4 को लेके, वो हमने देखे थे कौन थे। तो ऐसे लोगों ने केवल
राजनीतिक रूप से कुछ लोगों की हत्या नहीं की, उन्होंने संभावनाओं की हत्या की, उम्मीदों की भी हत्या की है। तो अभी तो कुछ मुझे है नहीं, और मैं आभारी हूं कि देश की सारी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे अन्य पार्टियां, उनके सारे शीर्षस्थ जो लोग हैं उनका मेरे प्रति बड़ा स्नेह, सद्भाव और आदर का रिश्ता है। वो मुझे बड़ा मान भी देते हैं, और मैं कुछ बोलता बालता हूं तो उसका बुरा भी नहीं मानते हैं। कुछ भी बोल देता हूं तो कह देते हैं, बुरा कुछ नहीं मानते, क्योंकि मैं कभी ऐसी बात कहता नहीं हूं जो उनकी निजता पर हमला करे। मैं तो सामाजिक सरोकार को लेके उनके खिलाफ बोलता हूं जब खराब बोलते हैं वो। अदरवाइज तो सबसे ठीक संबंध है, और इस पूरे प्रोजेक्ट में तो उनकी कोई मदद नहीं है, तो अपने आप ही चल रहा है। लेकिन अल्टीमेटली मैं मदद तो उन्हीं की कर रहा हूँ ना। अगर 100 गांव 200 गांव में वो गुस्सा कम हो रहा है सरकार के खिलाफ, किसी भी सरकार के खिलाफ, या दिल्ली में बैठ दे रहा हूँ दिल्ली सरकार के खिलाफ खत्म हो रहा है, तो मैं तो मदद ही कर रहा हूँ ना उनकी। होती है ना कि आप जिस तरह से पूरा अपना मूवमेंट कर रहे हैं दिल्ली की राजनीति में, एक वक्त में आप बड़ा नाम सक्रिय रूप में उस रूप में थे, अभी भी जिस रूप में आप काम कर रहे हैं, तो एक एक प्रतिद्वंदी कहीं तैयार हो रहा है जो कांग्रेस से भी अपने संबंध है वो सहज रख रहा है, जो बीजेपी से भी रख रहा है, जो आम आदमी पार्टी के अलावा हर पार्टी से अपना संपर्क रख रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है विशाल भाई। आम आदमी पार्टी या जो मैंने बनाई, मेरे घर बनी, सारे बच्चे वो मेरे जिताए हुए बच्चे हैं, मैंने जिताया है। वो बेचारे कभी मेरे खिलाफ लिखते नहीं है, वो मेरे को कोई सहायता पहुंचा नहीं सकते, मेरे प्रशंसा इसलिए नहीं कर सकते कि वो असुरक्षित आका उनका जीवन हराम कर देगा। और ऐसे कई लोग जिन्होंने मेरे प्रति थोड़ी सद्भावना रखी, आदर रखा, जिनकी मैंने आर्थिक मददें की, जिनकी मैंने सामाजिक मददें की, जिनके मैंने पारिवारिक रिश्ते जुड़वाए, शादियां कराई, वो बच्चे बेचारे अकेले में कहीं मिल जाते तो रोते भी हैं कि भैया ये हुआ, गलत हुआ, जो भी हुआ। तो इसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं है, इसका कोई, ये केवल सामाजिक है। और इसमें जो भी लोग राजनीतिक हेतु देखते हैं या टीका टिप्पणी करते हैं, वो बेसिकली वही लोग हैं जो अपनी अपनी सरकारों की खाल बचाना चाहते हैं। मूल पे तो बात यह है कि सरकारें, व्यवस्थाएं, इन्होंने आम आदमी को धोखा दिया, मनुष्य को धोखा दिया, मतदाताओं को धोखा दिया। जो इनसे ऑक्सीजन मांग रहा था, दवाई मांग रहा था, उसको दे नहीं पाए। चलिए ठीक है, हम लोगों की कितनी औकात है, हमारी सही औकात है। वो जो उसने कलेक्टर ने बोला था वो सही बोला था कि भाई मैं तुम्हारी क्यों सुनूं। वो बात अलग है कि वहां के सबसे बड़े अस्पताल के मालिक ने हमारी सुनी, और उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए पूरा वार्ड बना दूंगा नया, आप भेजिए कितने मरीज भेजने हैं मुझे। तो वो बात अलग है, ये हमारी कमाई थी, और जो उसने बोला वो उसकी कमाई थी। बात है कुमार भाई। चलते चलते एक सवाल तो क्या है, गुजारिश है, क्योंकि आप कवि हैं, काम लगातार कर रहे हैं सेवा का, लेकिन ये दौर भी ऐसा भी है जब निराशावाद से घिरे समाज को कुछ आशा की किरण है वो दिखाने की जरूरत है, और आपसे बेहतर वो कोई काम कर नहीं सकता। तो आपका जो अंदाज है वो लोग स्वीकारते हैं, पसंद करते हैं, सराहते हैं। मुझे लगता है कि आपके जरिए एक अच्छा मैसेज हो जाना चाहिए। इसी नोट के अंदर मैं खत्म करना चाहूंगा, तो बहुत कोई आपका कोई सुनाना चाहें आप दर्शकों। विशाल भाई, पहले तो मैं आपसे कह दूं, मैं बहुत सारे चैनल से लगातार बात कर रहा हूँ यहाँ से ही। आपने जितनी गंभीरता से टू द पॉइंट और बिना नॉन सेंसेशन के सवाल पूछे हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। पता नहीं कैसी कैसी लोग बातें पूछते हैं, उनका उत्तर देने का भी मन नहीं करता है, और लगता है कि मैंने अपना आधा घंटा खर्च कर दिया, इस बीच में तो मैं 4 आदमियों के लिए प्लाज्मा की व्यवस्था कर देता। आपने बहुत संजीदगी से बात की, और जो बात कहनी चाहिए थी जनता तक वो पहुंचाई है। और आपने जो मेरी पहली कविता पढ़ी थी वो इसी दौर की कविता है। लेकिन फिलहाल तो मैं वसीम भाई का एक शेर है वो मैं जनता को सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल मत घबराइए, अपने अंदर के साहस को इकट्ठा करिए, हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। हमने बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती हैं। हमारे अयोध्या के एक हमारे पूर्वज ने तो अकेला एक वलकल पहनकर दुनिया की सबसे बड़ी गुंडई को हराया है। ये तो अदृश्य छोटा सा विषाणु है कि सियाह रात नहीं नाम लेती ढलने का, सियाह रात नहीं नाम लेती ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। बस मास्क पहनिए, सामाजिक दूरियां रखिएगा, इकट्ठे मत होइएगा, भीड़ में सैनिटाइजेशन करते रहिएगा, एक दूसरे की सहायता करिए। सोचिए ये आदमी है, ये इसे हो गई है परेशानी, कोई दिक्कत नहीं, इसकी सहायता करिए। कुछ नहीं तो जो अकेले लोग रह रहे हैं, कोरोना से पीड़ित हो गए, उनके घर खाना रखिए, आइए उनके दरवाजे पर बाहर। कुछ ना कुछ तो जरूर करिए। कुछ नहीं है तो उनको फोन कर लीजिए, वीडियो कॉल पर, उनका साहस बढ़ा दीजिए, उन मित्रों से बात कर लीजिए जो परेशानी में है, क्योंकि ईश्वर न करे आप भी परेशानी में आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या बात है कुमार भाई। समापन मैं मेरी कुछ लिखी पंक्तियों से करना चाहूंगा, और आपको नजर कर रहा हूं कि उम्र है तब तलक जाएंगे कहाँ, उम्र है तब तलक जाएंगे कहाँ, कभी हुनर से, कभी तजुर्बे से, कभी ख्यालों से महकाएंगे जहाँ। वाह क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार भाई, आप हमारे साथ में जुड़े। ईटीवी के तमाम दर्शकों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।